नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज के वीडियो में देखेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को, जिसमें हम 8 दिसंबर 2019 प्राथमिक स्तर में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ऑप्शन है यंत्रवत याद करना। देखिए, रटने की याद करने की बात की जाए तो सीधा सीधा क्रॉस कर देना है। प्रश्न हमारा सकारात्मक पूछा गया है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, वर्गीकृत नहीं करना है साथियों। केवल देखिए, केवल शब्द आ गया, केवल वाले को क्रॉस कर देना है। पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यह है साथियों हमारा सबसे सटीक सकारात्मक आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं सन्निहित, संबंधित नहीं, पूर्णतः अलग या फिर स्वतंत्र। तो देखिए साथियों, ये एक दूसरे से क्या है? सन्निहित हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अलग नहीं है, संबंधित नहीं, ये सभी क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है। यहाँ पर साथियों इसका सेकेंड वाला ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब होगा। याद करने की, रटने की बात की जाए, दंड देने की बात की जाए, नकारात्मक टैग वर्ड आप लोग याद रखेंगे। वैसे टैग वर्ड जो सकारात्मक होते हैं, जैसे अवसर प्रदान करना, उसकी सहायता करना, मदद करना, ये सभी सकारात्मक टैग वर्ड है। बच्चे के अनुभव को, उसकी भाषा को, चाहे उसके विचारों को क्या करना? प्रमुखता देना, ये सभी सकारात्मक टैग वर्ड है। तो इस चीज़ों को जब हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने प्रश्नों को आसानी से आंसर सही से लगा सकते हैं। तो साथियों, यह है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इसको हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस टॉपिक से या किस बेस पर, किस आधार पर प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न साथियों, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बार बार याद करने के द्वारा, देखिए बार बार याद करने की बात की गई है। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। देखिए, अनदेखा नहीं करना है। बच्चों को दंडित, देखिए दंड की बात की गई है, हमने बोला दंडित नहीं करना है, उनको दंड नहीं देना है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर साथियों सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदार करने के लिए लगातार पुरस्कार व दंड का प्रयास करने से क्या प्रभाव पड़ता है? यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। विशेष ध्यान देंगे इसमें। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा क्या होगी? कम होगी। ये भी थोड़ा सही है। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। देखिए यहाँ पर क्या होगा? अधिगम में बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि है और जिज्ञासा है वो क्या होती है? कम होती है। सेकेंड वाला यहाँ पर ऑप्शन सही जवाब होगा। कह रहा है कि पुरस्कार व दंड देने का प्रयास करने से, ऐसा करेंगे तो उनके जो क्या है अभिरुचियाँ हैं, जो जिज्ञासाएँ हैं, वो कम होने लगेंगी। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो साथियों, ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। अधिगम अभिवृत्तीय संबंध द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। याद करने की बात, पुनरुत्पादन, यहाँ पर सेकेंड वाला जो साथी हमारा सही जवाब है ये हो जाएगा। सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? तो ऐसे क्या होगा साथियों? यह अवधारणाओं को समझ में अभाव पैदा करता है। अभाव की बात कर रहा है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि ज्ञान प्रदान, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर 3 इसका साथियों सही जवाब होगा। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, ये गलत है। थर्ड वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न साथियों, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, या फिर केवल प्रकृत्यात्मक ज्ञान पर बल बहुत। देखिए, बल देने की बात की जाए या फिर दंडित की बात की जाए तो ये तो हमारा गलत हो गया, फोर्थ वाला सही नहीं होगा। सेकेंड दिया गया प्रकार छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, ये भी सही नहीं होगा। और यहाँ पर देख लेते हैं गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, देखिए दंडित नहीं कर सकते हैं हम। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या होगा? अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहन की बात की गई, देखिए प्रोत्साहित करने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सकारात्मक है, सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, देखिए ये दंड वाली बात है, गलत है। सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, देखिए तुलनात्मक मूल्यांकन की बात की गई है दोस्तों यहाँ पर, तो तुलना की बात की गई है, तुलनात्मक मूल्यांकन। तो पहला तो गलत हो गया, सेकेंड वाला हमारा एक सही होगा और एक थर्ड वाला सही होगा, ये तुलनात्मक वाला सही नहीं होगा। तो सेकेंड और थर्ड जो कि यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन में है, फोर्थ वाला ऑप्शन साथियों सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। तो अवसर की बात की गई है, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, व्याख्यान देकर पत्रकारिता अवसरों को व्यवस्था। देखिए यहाँ पर सेकेंड वाले के साथ हमारा साथियों सही जवाब जाएगा, जिसमें अन्वेषण परिचर्चा के अवसर की बात की गई है, अवसर देने की बात की गई है साथियों। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। देखिए यहाँ पर आनुवंशिकी एवं पर्यावरण दोनों शब्द आ गया, ऐसे हमारा आंसर यहाँ पर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? प्राथमिक नहीं, द्वितीयक पूछा गया है साथियों। प्राथमिक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। द्वितीयक पूछा गया है तो द्वितीयक में क्या आएगा हमारा? विद्यालय एवं मीडिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे, पास पड़ोस नहीं। प्रथम कौन है? परिवार है। द्वितीयक पूछा गया है तो द्वितीयक में परिवार नहीं आएगा, परिवार प्राथमिक में आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? मीडिया। पास पड़ोस परिवार ये तो प्राथमिक में आ जाएंगे, तो फर्स्ट के साथ यहाँ पर हम लोग आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? कौन सी अवधि में शारीरिक यानी शरीर का जो है वृद्धि अधिक तेजी से होता है, यानी शरीर का आकार बढ़ता है? तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो यहाँ पर जो है साथियों हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। हम कई बार ये समझ लेते हैं कि पूछा गया है कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन हम देखेंगे जो कि तीन ऑप्शन से अलग होगा या फिर निगेटिव नकारात्मक होगा। तो यहाँ पर दिया गया है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, सही है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, गलत है। ये इन्हें प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पर साथियों आगे। फिलहाल सेकेंड हमारा सही जवाब है, विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही है। विकास परिवर्त्य होता है, विकास परिवर्तित होता है। अगर कोई देश आज धीरे धीरे विकास कर रहा है, कल हो सकता है कोई देश तेज़ी से विकास करे, तो विकास और वृद्धि में भी अंतर होता है। तो यहाँ पर साथियों हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक बल देता है, ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो इस प्रकार के जो उदाहरण है साथियों, जेंडर संबंधता, जेंडर समरूपता, समरूपता नहीं है, जब बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है, दो नज़र से देखा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात हो जाएगा, समरूपता नहीं होगा। तो थर्ड के साथ यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो
सकारात्मक आंसर यहाँ पर हमको ढूंढना पड़ेगा साथियों। ऑप्शन नंबर देखेंगे, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। देखिए अलग अलग खेल बनाएंगे तो इससे नहीं होगा। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, अलग अलग बैठने की बात की जा रही है, ये भी नहीं होगा। जेंडर पक्षपात के बारे में क्या किया जाए, परिचर्चा, आपस में बातचीत करेंगे तो उसका समाधान लिखेगा। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान से सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है? तो पूछा गया है किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय, तो यहाँ पर है सामाजिक, यहाँ पर है सांस्कृतिक, दोनों चीज़ों को महत्व दिया है। तो किसने दिया है? लेव वाइगोस्की ने। सामाजिक और सांस्कृतिक जहाँ भी एक साथ दिख जाए आपको साथियों, यहाँ पर आपको लेव वाइगोस्की के साथ आंसर लगा देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था? तो यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इनके द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था इसमें पूछा जा रहा है साथियों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्यम बनाम अधीनतावस्था, प्रसुप्ति अवस्था या फिर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास? तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था की विशेषता करता है? यहाँ पर देखेंगे साथियों ऑप्शन है, अधिगम, अनुकार, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणिकता, परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क, माध्यापक, संरक्षण, कक्षा समावेशन। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, संरक्षण, कक्षा समावेशन। 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम। तो यहाँ पर जो है साथियों पियाजे के साथ पूछा गया है, तो पियाजे को ले जाके कहाँ जोड़ेंगे? स्कीमा के साथ। पियाजे स्कीमा, पियाजे स्कीमा। तो पियाजे के द्वारा प्रश्न पूछा गया है तो इसमें स्कीमा आपको ढूंढ लेना है। 3rd वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो साथियों देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर है, पाठ या ढांचा, आत्मकेंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या फिर जोर से बोलना। तो यह जो व्यक्तिगत वार्ता कर रही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग, पाठ, ढांचा, प्रबलन या फिर अनुबंधन? तो इसको हम कहते हैं पाठ या ढांचा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, यह ढांचा यानी पाठ का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। अनम्य विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचारक या फिर अभिसारिक विचारक? तो यहाँ पर साथियों यह किस्सा है सृजनात्मक विचारक। ऑप्शन सृजनात्मक होगा, यहाँ पर सृजनात्मक विचारक। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है सही जवाब होगा, सृजनात्मक विचारक। अगला प्रश्न है साथियों, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है, विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों को आधा उनको नामांकित करना, आधार है यहाँ पर, आधा नहीं है, आधार पर। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुमानित करना, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आधा नहीं है, आधार पर उनको नामांकित करना, तो नामांकित नहीं करना है, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुमानित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, देखिए श्रेणी निश्चित नहीं करना है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टि तथा भ्रांतियों को समझना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है।
बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों में प्रयोग सटीक रूप में मापकर निर्धारित किया जा सकता है। तो प्रश्न पूछा बुद्धि के बारे में सही है तो सकारात्मक ढूंढेंगे, एकाकी नहीं है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब होगा। निर्धारित होती है कह रहा है, ये सभी हमारे गलत हो जाएंगे। फिलहाल सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। पठन वैफल्य बच्चों की प्राथमिक लक्षण क्या है? तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, और यहाँ पर दिया गया है एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तो यहाँ पर साथियों धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता यह पठन वैफल्य बच्चों के लक्षण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की में उल्लेख की गई समष्टि शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित किस विचार पर आधारित है? तो यह साथियों अधिकार आधारित है किस पर? मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्यधारा से शामिल करना, व्यवहारिक सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। यहाँ पर जो है साथियों हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिकार यानी आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। और मात्र 2 प्रश्न बचे हुए हैं, बस हम इसको भी देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर। इसमें जो है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। सकारात्मक है, विद्यालय छोड़ने के लिए नहीं करेंगे, स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका साथियों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। एक समष्टि कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तैयार करने के लिए हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित नहीं होना है, तैयार नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। कभी कभी तैयार करना, ये सब गलत है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट साथियों इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।